बेरोजगारी अगर आप देखें तो आज सबसे बड़ी समस्या है। मंथ वाइज जो मैंने सीएमआई का डेटा है वो रखा है अपने सामने। जनवरी के महीने में 7% के आसपास था, लेकिन फिर जब ये हम अब अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के बाद घुसे, अप्रैल, मई, जून, ये 23%, 21%, 10.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ। हालांकि दिसंबर और जनवरी में थोड़ा बेटर अभी हुआ है, लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हिंदुस्तान के लिए। आपने भी कहा युवा ज्यादा है इस देश में, ये कैसे एड्रेस होगा सुब्रमण्यम? पहले तो मैं ये सरकार जो है, जो पीएलएफएस की डेटा है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के लिए पीएलएफएस पे ही अपना वही सही आंकड़े होते हैं, क्योंकि जो सर्वे मेथोडोलॉजी है वो सर्वे मेथोडोलॉजी साइंटिफिक होनी चाहिए। और इसमें अभी और ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इन आंकड़ों को संकेत हो सकता है, लेकिन इन आंकड़ों को मैं एकदम एक मतलब फाइनल वो तो नहीं लूँगा। दूसरी बात ये कि बेरोजगारी जो है महामारी के कारण, महामारी में आप ध्यान दें कि ये एक 100 साल में पहली बार ऐसी हुई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने जून के जो उनकी एडिशन थी उसमें कहा था कि 150 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि जितने देश हैं उनमें सब में इतनी जीडीपी गिरेगी। तो जब 150 वर्ष में पहली बार ऐसा हो तो बाकी देशों में भी इसका असर पड़ा है। आप यही आंकड़े एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का लेके देखें, यूरोप का लेके देखें, तो जब अर्थव्यवस्था पे महामारी के कारण असर पड़ता है तो उसमें यहाँ पे भी आता है असर। लेकिन इस पे आप ध्यान दें कि क्या कदम लिए गए हैं। जो आत्मनिर्भर भारत 3 में जो वेज सब्सिडी का जो प्रोग्राम था, तो ये संगठित क्षेत्र में नौकरियां जो गई थी, जैसे मार्च से अक्टूबर तक जो नौकरियां गई हैं उनको भी वापस लाने के लिए वेज सब्सिडी दी गई है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी वृद्धि आती है। तो और कंस्ट्रक्शन में असंगठित क्षेत्र के जो रोजगार हैं वो काफ़ी होते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में भी जो सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, उनमें भी डिमांड बढ़ती है, रोजगार आता है। तो ये इसके पहले भी जब आप 1998 से 2003 का यदि समय लें, तो जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तभी भी काफ़ी असर पड़ा था। जब भी एक बाहर से एक शॉक लगता है तो अर्थव्यवस्था में असर पड़ता है। तब भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की, जिससे कि ग्रोथ बढ़ी, रोजगार बने। तो वही चीज हमने पहले किया, दोबारा उसी को कर रहे हैं। मतलब वही उसी में मैं जानना चाह रही हूँ, एकदम लेमैन की तरह। सर, अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ ही तो देखेंगे। सर, कुछ सजेस्ट कीजिए, नौकरी के क्या तरीके हो सकते हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और वो तो फैक्ट्रियां और ये सब काम तो चलता ही रहता है। कैसे डायरेक्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज देश में आए, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपने क्या सोचा, क्या सजेस्ट किया? वही तो मैं कह रहा था कि जो वेज सब्सिडी प्रोग्राम जो दिया, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है जो अभी 15,000 का वेतन में रोजगार लेता है, तो यदि उसको 15,000 के बदले उसको सिर्फ 13,000 देना पड़े, तो ऐसे उद्योगपति होंगे जो, चलो 1-2 और हमने हायर कर लिया। हर एक रोज उद्योगपति यदि एक्चुअली 1-2 और नौकरशाही रखता है तो उसके जब आप उसका सब एग्रीगेट करते हैं तो काफ़ी जॉब्स बनती है। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो लाया गया और उसका अमल भी किया गया है। इसके अलावा जो जैसे रियल एस्टेट सेक्टर्स हैं, काफ़ी राज्य सरकारों ने ये किया है कि स्टैम्प ड्यूटी जो है कम किया है, जिससे कि जो आपकी जो फ्लैट्स होती हैं उनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाए, तो और रियल एस्टेट सेक्टर में और वृद्धि आए। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफ़ी महत्व रखता है आपका संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरियां लाने के लिए। इसके अलावा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में किया, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि आप चीन को देखें, बाकी देशों में काफ़ी नौकरी वहाँ पे बनते हैं। तो इसीलिए जो रिफॉर्म्स, आपके लेबर रिफॉर्म्स से एमएसएमई डिफिनेशन, जो पीएलआई स्कीम, ये सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और विगर लाने के लिए उसमें एक्चुअली कदम लिए गए हैं। देखिए, जादुई छड़ी किसी के पास नहीं होती, लेकिन अच्छे कदम लिए जाने चाहिए जिसका प्रभाव आता है 2-3-6 महीनों में, और वो आएगा। अब आम आदमी की जिंदगी में सीधे पहुंच जाते हैं, उसको पेट्रोल, डीजल और खाने का सामान। पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑल टाइम हाई पर है। पेट्रोल 69% टैक्स, डीजल 58%। क्या इस तरफ कुछ हो सकता है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके बाद में इन्फ्लेशन पर आऊं? तो कीमत जब आप बात करते हैं तब इन्फ्लेशन की बात तो आ ही जाती है, तो दोनों मिला के ही बात कर देता हूं मैं।
टमाटर बहुत महंगा हो गया सर, वैसे ही प्याज की हालत है, जनता के लिए क्या करें। और आप देखिए कि शायद जो अमीर थे उन्होंने बहुत नहीं खोया इस लॉकडाउन में, लेकिन जो गरीब थे, जिसको कई इकोनॉमिस्ट के स्लाइड कहते हैं, जो अमीर थे वो ऊपर गए और जो गरीब थे वो और नीचे चले गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे एड्रेस करेंगे आप, विरोधाभास? इसमें यदि आप ध्यान दें कि दिसंबर की माह में जो आंकड़े आए हैं उसमें वेजिटेबल्स और टोमेटोज, टमाटर, आलू, प्याज के दामों में काफ़ी कमी हुई है। तो ये पहले समझें कि क्यों बढ़ी, क्यों थी। जब लॉकडाउन लगा था तो जब एक शहर से दूसरा शहर इनको भेजना पड़ता है, तो रात में मान लीजिए जा ना पाएँ तो वो जो है सड़ जाते हैं, और सड़ने के कारण जो सप्लाई कहते हैं, सप्लाई कम हो जाता है, और जिसके चलते आपके दाम बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ जो पहले हो रहा था, अभी अनलॉक फेस में, क्योंकि ऐसी जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो हट गई, तो अब सप्लाई अच्छी हो गई है और कीमतें जो है कम हो रही हैं, और आगे चल के और भी कम होएंगी जब प्रोड्यूस आपकी मार्केट में आएगी, जो क्रॉप्स हैं। तो आगे चल के इन्फ्लेशन की जो दर है वो ज़रूर कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन शुरू हुई थी आपकी वेजिटेबल्स, टमाटर, प्याज और आलू के दाम से, जो कि आपके बाकी खाद्य पदार्थ में आई, उसके बाद सीपीआई में आई। तो वही जो सिलसिला है आगे चल के उसके विपरीत होगा कि कमी आएगी। चूंकि आपने टैक्स की बात की, इसीलिए मैं टैक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ कि क्या मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा? तो इसमें जो हम ये बतला रहे हैं कि भारत सरकार को इस समय, क्योंकि एक मंदी का एक समय चल रहा है, इस समय इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ऐसा समय जब आता है, इसमें जो हमने काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात करी है, उसका मतलब ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अप और डाउन होते हैं, और जब फिस्कल पॉलिसी जो है आपका काउंटर सिक्लिकल होता है, मतलब कि जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तब जब आपका जो सरकार है वो उतनी खर्च ना करे और उसमें तब जमा करे, और जब इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं करे तब सरकार एक्चुअली और खर्च करे। तो ये ज़रूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफ़ी खर्च करे, ताकि उससे जो है डिमांड आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, वैक्सीनेशन से काफ़ी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है, अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए तो उससे जो है हमें शायद कोविड लग जाएगा। तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा, और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी ज़िंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी, तो उससे डिमांड अच्छा आएगा। उसी पे हमें ध्यान देना है। तो आप कह रहे हैं वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की सरकार चिंता ना करे, इस वक्त स्पेंडिंग ज्यादा करे हर ऐसे सेक्टर में जिससे कि ग्रोथ हो। यही वैक्सीन क्या है इस बार आप बताइए? एएफ की वो वैक्सीन तो हम भारत बायोटेक और SAI का लगा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है? अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूँ कि तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। हाँ। क्यों? क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है, और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सुब्रमण्यम जी जुड़ने के लिए, और तमाम बातें अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो, बेहतर हो, इस पर